मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बंगाली कहानी के हिंदी रूपांतरण के साथ प्रस्तुत हूँ। ये कहानी अंग्रेजी हुकूमत के कालखंड में सांप्रदायिक दंगों के पृष्ठभूमि में लिखी गई है। सांप्रदायिक दंगों की राजनीति किस तरह से गरीब मेहनतकश तबके को तबाह कर देती है, कहानी में बखूबी दर्शाया गया है। कहानी का शीर्षक आदाब है। वह कहानी मूल रूप से समरेश बसु द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कपती खामोश रात। तभी एक फौजी गाड़ी हड़बड़ाती हुई आई, इस कपकपी को और भी बढ़ा गई। उसने विक्टोरिया पार्क के गिर्द चक्कर लगाया और गुजर गई। शहर में धारा 144 लगी हुई है और कर्फ्यू बहाल है। हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा हुआ है। आमने सामने छिड़ी इस लड़ाई में हसुआ, दाव, बल्लम, छड़, छुरा, लाठी, कटार और तलवार सबका खुलकर खेल हुआ है। इतना ही नहीं, घात लगाकर वार करने वाले गिरोह गुप्त और घातक हथियार लेकर अंधेरे में छुपे बैठे हैं। चोर, उचक्के और लुटेरे भी मौके की टोह में बैठे हैं। मार काट और मौत के आतंक में डूबी इस अंधेरी गूंगी रात ने उनके हौसले और इरादों को और भी बढ़ा दिया है। किसी किसी इलाके में मौत के डर से कातर स्त्रियों और बच्चों की चित्कार और हाहाकार से वहाँ का वातावरण और भी डरावना हो उठा है। और इसके ऊपर से इन फौजी गाड़ियों की आवाजाही। चारों ओर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिकों ने अंधाधुंध गोलाबारी की है। दो तरफ से दो गलियां आकर एक जगह मिल गई हैं। इन दोनों गलियों के बीचों बीच एक डस्टबिन अवधि पड़ी है, टूटी फूटी हालत में। तभी घुटने के बल चलता हुआ एक आदमी तेजी से गली के अंदर से निकला और उसकी आड़ में छुप गया। उसे अपना सिर उठाकर ऊपर या इधर उधर देखने का साहस नहीं हुआ। वो कुछ देर तक मुर्दे की तरह वहीं पड़ा रहा और चौकन्ना होकर दूर से आती हुई आहट को पकड़ने की कोशिश करता रहा। वो कुछ समझ नहीं पाया कि आवाज़ कैसी है, अल्लाह हो अकबर की या भारत माता की जय की। अचानक डस्टबिन में थोड़ी सी हरकत हुई। उसकी देह की एक एक रग जैसे झंझना उठी। उसके जबड़े भिज गए और हाथ पांव अकड़ गए। वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हो गया कि अगला क्षण चाहे जितना भी कठोर हो वो झेल लेगा। कुछ क्षण इसी तरह बीते। चारों ओर इसी तरह एक अपाहिज खामोशी टंगी रही। शायद कोई कुत्ता था। उसे भगाने के लिए उस आदमी ने डस्टबिन को आगे की तरफ थोड़ा सा खिसकाया। थोड़ी देर फिर चुप्पी रही, लेकिन ये क्या, वो फिर डुल गई। उस भय के साथ साथ थोड़ा कौतूहल भी हुआ। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उधर से भी ठीक वैसा ही एक सिर हौले हौले ऊपर उठता नजर आया। अच्छा, तो ये कोई आदमी है। डस्टबिन के दोनों ओर दो प्राणी बिना कोई हलचल और हरकत के माटी के लोंदे की तरह जमे बैठे थे। उनके दिल की धड़कनें भी जैसे थम गई थी। दो जोड़ी पथराई ठंडी आंखों में धीरे धीरे भय, आतंक, संदेह और उत्तेजना गहराती चली गई। कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था। दोनों एक दूसरे की निगाह में हत्यारे थे। आंखों आंखों में ही वे एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी में बैठे रहे। इसी इंतजार में दोनों की आंखों की पुतलियां से फूटती चिंगारियां धीरे धीरे ठंडी हो गईं। हमला किसी भी तरफ से नहीं हुआ। अब दोनों के मन में यही एक सवाल कौंध रहा था, ये हिंदू है या मुसलमान। इस सवाल का जवाब मिलते ही हो न हो कोई प्राणघातक हमला जरूर होगा। लेकिन कोई किसी से ये पूछने का साहस जुटा नहीं पाया कि क्या पूछना चाहिए। दोनों अपनी जान के डर से वहां से कहीं भाग भी नहीं सकते थे। पता नहीं कौन कहां से हाथ में कटार लेकर टूट पड़े। काफी देर तक इसी संदेह और
पसोपेश में दोनों पड़े रहे और दोनों का ही सब्र टूट जा रहा था। आखिर में एक ने पूछ लिया, हिंदू हो कि मुसलमान? पहले तुम बताओ, दूसरे ने जवाब देकर पहले का सवाल लौटा दिया। पहचान की पहल करने के लिए दोनों में से कोई तैयार न था। संदेह के झूले में दोनों का मन झूल रहा था। पहला सवाल दब गया और एक दूसरा सवाल उभरा। एक ने पूछा, घर कहाँ है? बूढ़ी गंगा के उस पार, सुबैडा में। तुम्हारा? चासड़ा में, नारायणगंज के पास। करते क्या हो? मेरी एक नाव है, माझी हूं मैं। और तुम? नारायणगंज के सूती मिल में काम करता हूं। फिर वही चुप्पी। हाथ को हाथ ना सूझने वाला अंधकार में दोनों की आंखें एक दूसरे का चेहरा टोह टटोल रही थीं। साथ ही ये भी देखने की कोशिश कि दोनों में से कौन कैसा कपड़ा पहन रखा है। अंधेरा तो था ही, डस्टबिन की आड़ की वजह से भी इसे देख पाने में कठिनाई हो रही थी। अचानक बहुत पास ही कोई हो हल्ला सा मचा। दोनों ही पक्ष के लोग चीख चिल्ला रहे थे। सूत कारखाने का मजदूर और नाव का माझी दोनों ही थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठे। सूती मिल मजदूर के गले से भर्राई हुई सी आवाज निकली, लगता है किनारे पर ही कहीं मारकाट मची है। हाँ चलो यहां से कहीं और चलें। माझी की आवाज भी बुझी हुई थी। सूती मिल मजदूर ने रोका, अरे नहीं भाई, उठना नहीं, अपनी जान देनी है क्या? माझी का मन एक बार शंका में पड़ गया, कहीं इस आदमी की नीयत तो बुरी नहीं। उसने कारखाने के मजदूर की आंखों में झांकने की कोशिश की। सूती मिल का मजदूर भी उसे ही घूर रहा था। आंखें चार हुई तो बोला, बैठे रहो, जैसे पड़े हो वैसे ही। माझी का दिल उसकी बात सुनकर बैठ गया। तो क्या वो उसे जाने नहीं देगा? उसकी आंखों में संदेह का भाव एक बार फिर गाढ़ा हो गया। उसने पूछा, क्यों? क्यों क्या? सूती मिल का मजदूर बोला, क्या मानना चाहते हो तुम? माझी को यह सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। बात कही भी गई थी बड़े बेतुके ढंग से। उसके मन में होनी अनहोनी जैसी कई तरह की बातें बड़ी गहराई से जड़ें जमाकर बैठी हुई थी। जाऊंगा नहीं तो क्या इसी अंधी गली के अंदर पड़ा रहूंगा? इस आदमी की जिद देखकर मजदूर के मन में भी संदेह पैदा हुआ। वो जैसे अंधेरे को अपने जबड़े से चबाता हुआ बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे तो तुम्हारी बात में खोट नजर आ रही है। तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम किस जात के हो। ऐसा तो नहीं कि बाद में अपने लोगों को बुला बटोर कर मुझ पर ही टूट पड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? माझी स्थान और समय की नजाकत की अनदेखी करते गुस्से और गम में लगभग चीख कर बोला, मैंने ठीक ही कहा मेरे भाई, बैठे रहो। लोगों के मन की बात भी नहीं बूझ पाते। मजदूर की बातों में ऐसा तो था कि माझी को थोड़ा भरोसा हो आया। बोला, तुम चले गए तो मैं यहां अकेले थोड़े ही बैठा रहूंगा। शोरगुल कहीं दूर जाकर थम गया। अंधेरी रात एक बार फिर मौत की तरह ही खामोशी और ठंडी हो गई। कुछ एक क्षण मौत की प्रतीक्षा करते ही बीते जैसे। अंधेरी गली के बीचों बीच और औंधे पड़े डस्टबिन के दोनों ओर दो प्राणी अपनी अपनी मुसीबतों, घर के लोगों, माँ, बीबी और बच्चों के बारे में सोच रहे थे। क्या अब उन लोगों तक अपनी अपनी जान बचाकर ये दोनों किसी तरह पहुंच पाएंगे? और इसकी क्या गारंटी है कि वह सब ही जीवित मिलेंगे? न कोई बात, न विचार, न सर, न पाँव, पता नहीं कहाँ से ये मुआदंगा किसी वज्र की तरह सिर पर आ गिरा। अभी अभी तो हाट बाजार दुकान में इतनी हंसी खुशी, गपशप और कहकाहों का सिलसिला जारी था, और पलक झपकते ही मार काट और एक दूसरे की जान लेने को तैयार और खून की गंगा बहाने को उतारू लोग। आखिर आदमी इतना निष्ठुर और निर्मम हो कैसे जाता है? कैसी अभिशप्त जात है ये? सूती मिल के मजदूर ने एक ठंडी उसास भरी। उसकी देखा देखी माझी ने भी लंबी आह भरी। बीड़ी पियोगे? मिल मजदूर ने जेब से एक बीड़ी बाहर निकाली और माझी की ओर बढ़ाते हुए पूछा। माझी ने बीड़ी को हाथ में लेकर आदत के मुताबिक उसे दो एक बार दबाया, फिर दाएं कान के पास ले जाकर कई बार घुमाया
और फिर होठों के बीच ठूस दिया। मिल मजदूर अब भी दिया सलाई की तीली जलाने की कोशिश में लगा था। उसने पहले ये ध्यान ही नहीं दिया था कि उसका कुर्ता कब का भीग चुका है और कुर्ते के जेब में रखी दिया सलाई बुरी तरह से भीग चुकी है। कई कई बार तीली घिसने की खसखस आवाज़ के साथ एकाध नीली चिंगारी कौधी। अंत में उसने मसाले से खाली तीली को झुल्लाकर फेंक दिया। साली माचिस की तीली भी गीली हो गई, कहकर अब उसने एक दूसरी तीली बाहर निकाली। माजी अब तक अपना धीरज खो चुका था। वो मजदूर के तनिक पास खिसक आया। अरे जलेगी जलेगी, लाओ मुझे दे दो, दो मुझे, कहता हुआ माजी ने अपने हाथ आगे बढ़ाया और मिल मजदूर से उसने एक तरह से माचिस छीन ही ली। एक बार खसखस की आवाज़ हुई और तीली सचमुच ही जल गई। सुभान अल्लाह, लो सुलगाओ जल्दी। हाँ, मिल मजदूर एक बागी चौंक पड़ा। लगा कि उसने कोई भूत देखा हो। भिजे हुए ओठों के बीच फंसी बीड़ी नीचे गिर पड़ी। तो तुम। तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आया और तीली बुझाकर चला गया। इस बीहड़ अंधेरे में एक बार फिर दो जोड़ी आंखें अविश्वास की उत्तेजना में बड़ी हो गईं। कुछ एक पल इसी ठंडी खामोशी में बीते। माजी भी तेजी से उठ खड़ा हुआ, बोला, हाँ मैं मुसलमान हूं, तो क्या हुआ? मिल मजदूर ने डरते डरते जवाब दिया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसने माजी के बगल में रखी पोटली की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा, इसमें क्या है? बच्चों के लिए 2 कुर्ते और उनकी अम्मी की खातिर एक साड़ी। कल ईद का दिन है, मालूम है। दूसरी कोई चीज़ तो नहीं? सूती मिल का मजदूर जैसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं झूठ कह रहा हूं, भरोसा न हो तो देख लो। माजी ने अपनी पोटली को मिल मजदूर के तरफ बढ़ा दिया। अरे ये बात नहीं भाई, देखने की क्या है भला। लेकिन आजकल जैसी हवा चल रही है, तुम देख ही रहे हो, किसी पर भरोसा किया जा सकता है क्या? तुम ही बताओ। बस यही तो रोना है। अच्छा भाई, तुमने अपने पास ऐसा कुछ तो नहीं रखा है? भगवान की कसम खाकर कह सकता हूं कि एक सुई तक नहीं। अपनी जान बचाकर किसी तरह घर लौट सकूं, यही बहुत है। मिल मजदूर ने अपने कुर्ते और घुटने के ऊपर तक चढ़ी धोती को झाड़ झटक दिया। दोनों अगल बगल सटकर बैठ गए। फिर दोनों बीड़ी सुलगाकर चुपचाप सुट्टा मारते रहे और उसी में डूबे रहे। माजी इस तरह घुल मिल कर बातें करता रहा मानो वो घर के ही किसी आदमी या नाते रिश्तेदार से बतिया रहा हो। अच्छा, तुम बता सकते हो मुझे कि माँ बेटी और बच्चों को काट पीट कर क्या मिलता है? सूती मिल मजदूर को अखबारों में छपी खबरों की थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसने सूखे गले से अटकते अटकते कहा, अब गलती तो तुम्हारे उन्हीं लीग वालों की है। आग तो उन्होंने ही लगाई है और इस दंगे को संग्राम का नाम दे दिया है। माजी ने भी मीठी चुटकी लेते हुए कहा, मैं ये सब नहीं समझता। मेरा कहना है कि इस मारकाट से क्या होगा? 2 लोग तुम्हारे मारे जाएंगे और 2 हमारे। उससे इस देश का क्या बने बिगड़ेगा? अरे मैं तो यही कह रहा हूं, किसको क्या मिलेगा? मिलेगा मेरा ये घंटा, कहते हुए मिल मजदूर ने अपना अंगूठा आगे बढ़ा दिया। मरोगे तुम, मारे जाएंगे हम, और हमारी बीबियां बेटियां भीख मांगती फिरेंगी। अभी पिछली बार के दंगे में मेरे बहनोई के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया गया। बहन विधवा हो गई, उसकी बेटी बेटे मेरी गर्दन पर सवार हो गए हैं। कब किसके आगे जाकर रोएं और अपना दीदा फोड़ें? नेता सब अपने सतखंडे महल के ऊपर पांव पर पांव चढ़ाकर बस फरमान जारी कर देते हैं, और मरने करने को तो हम सब हैं ही। हम जैसे आदमी नहीं, कुत्ते के पिल्ले हो गए हैं। वरना इस तरह एक दूसरे को काटते क्यों? एक दूसरे पर झपटते और भौंकते ही क्यों? यह कहते हुए माजी ने उस गुस्से में, जिससे कुछ होने जाने वाला नहीं था, अपना घुटना पकड़कर कांपने लगा। हाँ, बात तो ठीक ही है। हमारे बारे में कोई सोचता भी है? जब यही जो दंगा हुआ, उनमें ऐसा कौन नाते रिश्ते वाला है साला जो 2 दाना जुटा देगा? वापस घाट जाने पर नाव खड़ी मिलेगी भी? कोई कह सकता है?
जमींदार रूप नारायण बाबू के घर मुंशी हर महीने एक बार मेरी नाव पर जाते रहे, कचहरी के काम से। क्या बताएं, बाबू का हाथ तो जैसे हजरत का हाथ है। 5 रुपया बख्शीश के और 5 रुपया नाव का किराया, एक ही बार में 10 रुपया। बाबू के उसी 10 रुपयों में मेरे घर के महीने भर की खाना खुराकी जुट जाती रही। अब कोई हिंदू बाबू मेरी नाव पर पाँव भी रखेगा? माझी की आवाज़ पूछ गई। सूती कारखाने का मजदूर कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक बारगी थम गया। भारी बूटों की तेज आहट सुनाई पड़ रही थी। यह आवाज़ सामने वाली मुख्य सड़क से गली तरफ बढ़ती हुई जान पड़ी। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। दोनों के मन में एक शंका भरी उत्सुकता पैदा हुई और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मैं क्या करूं अब? माझी ने अपनी पोटली को काख में दबाते हुए पूछा। चलो भाग चलें, लेकिन जाएं भी तो कहाँ? मैं तो इस शहर की गलियों और राहों को ठीक से जानता तक नहीं। जिस किसी तरफ भी चल भाग चलें। हम खामखा पुलिस वालों की मार क्यों खाएं भला? मुझे इन जालिमों पर एकदम भरोसा नहीं। हाँ, ठीक ही कहा तुमने, लेकिन जाओगे किस तरफ? पुलिस वाले तो बस आया ही समझो। उस तरफ, इस गली का जो सिरा दक्षिण की ओर निकल गया है, उसी तरफ। माझी ने इशारा किया, फिर धीमे स्वर में बोला, चलो अगर किसी तरह यहाँ से भागकर बादाम तला घाट तक पहुँच सकें तो फिर आगे कोई डर नहीं। दोनों ने अपना सिर नीचे की ओर किया और दम साध कर दौड़ पड़े, सीधे पटुआ टोली वाली सड़क की तरफ। सुनसान सड़क बिजली की रोशनी से जगमगा रही थी। दोनों के पांव एक साथ रुक गए और अचानक कहीं कोई घात लगाकर बैठा तो नहीं, लेकिन ये सब सोचने समझने का भी समय कहाँ है किसी के पास। नुक्कड़ के पास एक बार इधर उधर देखकर दोनों सीधे पश्चिम की तरफ भागे। कुछ आगे बढ़े ही थे कि उन्हें घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने गर्दन ऊंची करके देखा। दूर से एक घुड़सवार इधर ही आता जान पड़ा। सोचने का समय नहीं। बाईं तरफ की उस सकरी सी गली में जिधर से संडास साफ करने के लिए मेहतर आते जाते हैं, दोनों उसी में घुस गए और सिकुड़ कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो घुड़सवार बड़ी तेजी से हाथ में नंगी पिस्तौल लिए जैसे उनके सीने पर से गुजर गया। दोनों के सीने में घोड़े की टॉप की आवाज़ काफ़ी देर तक बजती रही। दिल में एक सिहरन पैदा करने वाली यह आवाज़ जब एकदम खामोश हो गई, तब दोनों एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आगे निकल पड़े। सूती मिल मजदूर बोला, सड़क के किनारे चलो। दोनों बुरी तरह से डरे हुए थे और सड़क के एकदम किनारे लगकर तेजी से पांव बढ़ाते चले जा रहे थे। रुको, अचानक माझी ने दबे स्वर में कहा। क्या हुआ? सूती मिल मजदूर के पांव रुक गए और वो बदहवास सा दिखा। उधर देखो। माझी ने जिधर इशारा किया था, मजदूर ने उधर देखा। लगभग 100 गज की दूरी पर एक मकान था जिसमें रोशनी जल रही थी। नीचे की तरफ ऊंचे से बरामदे पर 10-12 बंदूकधारी पहरेदार जले हुए पेड़ के तने की तरह खड़े दिख रहे थे। उनके सामने एक अंग्रेज अधिकारी तमक तमक कर क्या कुछ बोल रहा था। उसके मुंह में पाइप लगी थी और उसके बेतरतीब धुएं में वो अपना हाथ मुंह हिलाए चला जा रहा था। बरामदे के नीचे घोड़े की लगाम पकड़े कोई दूसरा घुड़सवार खड़ा था। घोड़ा उत्तेजित दिख रहा था और जमीन पर बार बार अपने पांव पटक रहा था। माझी बताने लगा, वो रही इस्लामपुर पुलिस चौकी। यहाँ से थोड़ी दूर पर चौकी के पास ही बाईं तरफ एक गली आगे निकल गई है। मुझे उस गली में बादाम तला घाट की ओर जाना होगा। मजदूर का चेहरा फक हो गया। उसने घबरा कर पूछा, तो फिर? तभी तो मैं कह रहा था कि तुम यहीं रुको, घाट पहुंचकर तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। माझी कहता रहा, यह हिंदुओं का इलाका है और यहाँ इस्लामपुर मुसलमानों की बस्ती है। तुम कल सुबह होने पर अपने घर की ओर निकल जाना। और तुम? माझी का आवाज़ उद्योग और आशंका से जैसे बिखरती चली गई। मैं नहीं रुक सकता भाई,
पिछले 8 दिनों से घर में क्या कुछ हुआ पता नहीं, अल्लाह ताला ही जानते होंगे। किसी तरह उस गली में घुस गया तो आगे ठीक ही होगा। अगर नाव नहीं मिली तो बूढ़ी गंगा को तैर कर पार कर जाऊंगा। अरे नहीं मियाँ भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? मिल मजदूर ने माझी की कुचैली कमीज का निचला सिरा कसकर पकड़ा, फिर कहा, कैसे जाओगे तुम वहाँ? माझी की आवाज़ अब भी उत्तेजना में काँप रही थी। मुझे मत रोको भाई, जाने दो। तुम्हें पता नहीं शायद कल ईद पर्व है। बीबी बच्चों ने आज ईद का नया चांद देखा होगा। उन सब के मन में कैसे कैसे हौसले होंगे। नए कपड़े पहनेंगे, अब्बा जान की पीठ पर चढ़ेंगे, गोद में बैठेंगे। बीबी की आंखों के आंसू तो सूख ही नहीं पा रहे होंगे। मैं अपने को रोक नहीं पा रहा भाई, मेरा मन कलप रहा है। माझी का गला भर आया। मिल मजदूर के सीने में भी फूंक सी उठी और उसकी कसी उंगलियां ढीली पड़ गईं। और अगर वे तुम्हें पकड़ लें? भय से कातर मिल मजदूर की आवाज़ रुआसी हो गई। अरे नहीं पकड़ पाएंगे, तुम इतने डर क्यों रहे हो? और सुनो, यहीं कहीं आस पास बैठे रहो, मैं अब चलूं। इस रात की बात कभी भूल नहीं पाऊंगा। नसीब में लिखा होगा तो कभी न कभी जरूर मुलाकात होगी। आदाब। आदाब। मैं भी इस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा भाई। माझी दबे कदमों से आगे बढ़ चला। मिल मजदूर भरे हुए दिल और भरी हुई आंखों से उसे निहारता रहा। उसके दिल की तेज दुखदुखी थम नहीं पा रही थी। उसके कान पूरी तरह चौकस थे। हे भगवान, बेचारा माझी किसी विपदा में न फंस जाए। वो थोड़ी देर तक इसी तरह दम साधे खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसे लगा कि माझी अब तक निकल चुका होगा। उसके सारे घर वाले, बीबी और बच्चे कितनी खुशी से नए नए कपड़े पहनेंगे, खुशियां मनाएंगे। और बच्चे तो बाप के कलेजे का टुकड़ा होते हैं। मिल मजदूर ने एक गहरी उसास भरी। मियाँ माझी की बीबी मीठे उलाहने के साथ आंखों में आंसू भरकर उसके सीने से लग जाएगी। मौत के मुंह तक पहुंचकर भी तुम बचे हुए हो भैया माझी। मजदूर के होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई। और इसके बाद माझी क्या करेगा? माझी तब हार्ट। मिल मजदूर का कलेजा धक से रह गया, साथ ही भारी बूटों के दौड़ने की आवाज़। कौन है वो? वे जोर जोर से चीख चिल्ला रहे हैं। डाकू भाग रहा है। मिल मजदूर ने अपनी गर्दन निकाल कर देखा। पुलिस अफसर अपनी मुट्ठी में रिवॉल्वर खींचकर दौड़ पड़ा है। फिर पूरे इलाके की सर्द खामोशी को कपाते हुए उसकी रिवॉल्वर की आवाज़ 2 बार कौदी, दुम धाएं धाएं दुम दुम। 2 बार नीली चिंगारियों की झलक। मिल मजदूर इस उत्तेजना में पता नहीं कब से अपनी एक उंगली चबाता रहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस अफसर पास ही घोड़े पर सवार होकर गली के अंदर दाखिल हुआ। उस डाकू की आखिरी चीख भी सुनी थी उसके कानों ने। मिल मजदूर की बेचैन आंखों के सामने माझी के सीने का खून बहता रहा। उस खून में उसकी बीबी बच्चे बह रहे थे। उसी खून में उसके बीबी और बच्चे सभी बह रहे थे। उसी खून में उसके बीबी की साड़ी चोली लाल हो गई थी। माझी कह रहा था, मैं अपने घर तक नहीं पहुंच सका भाई। मेरे नन्हे मुन्ने, मेरी बीबी सभी पर्व के दिन आंसू की बूढ़ी गंगा में डूब गए। दुश्मनों ने मुझे उनके पास पहुंचने नहीं दिया। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें, जिससे इसी तरह के प्रसंग, इसी तरह की कहानियाँ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। धन्यवाद।